मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इतिहास में कुछ वाक्य लिखे नहीं जाते, वे युद्ध भूमि में गूंजते हैं। ये वाक्य किसी पुरुष सेनापति ने नहीं कहा था, यह शब्द निकले थे एक स्त्री के मुख से। उस स्त्री के हाथ में तलवार थी, पीठ पर उसका छोटा सा पुत्र था और सामने थी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। वर्ष था 1857। भारत जल रहा था, हर दिशा में गुलामी की चीखें थीं और उसी आग के बीच उठी एक आवाज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। केवल एक रानी की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक बेटी की, एक मां की, एक योद्धा की और एक राष्ट्र की आत्मा की। मणिकर्णिका का जन्म और बचपन 19 नवंबर 1828। वाराणसी की पवित्र धरती, गंगा की लहरों के बीच एक कन्या ने जन्म लिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही कन्या एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगी। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका तांबे, मनु। मनु का बचपन सामान्य नहीं था। जब समाज कहता था लड़कियां कमजोर होती हैं, तब मनु घोड़े की लगाम थामे धूल उड़ाती हुई दौड़ती थी। मनु के पिता मोरपंथ तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के विश्वसनीय सहयोगी थे। इसी कारण मनु का पालन पोषण पेशवा के महल में हुआ और यही वह स्थान था जहां एक बालिका योद्धा बन रही थी। वह लड़कों के साथ अखाड़े में उतरती थी, कुश्ती लड़ती, घोड़े दौड़ाती और तलवार से वार करती। मनु अक्सर पूछती थी, अगर देश पर संकट आए तो क्या स्त्री चुप रहे? यह प्रश्न उस समय किसी ने नहीं पूछा था और शायद इसी प्रश्न ने एक रानी लक्ष्मीबाई को जन्म दिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बालिका मनु अब युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। इसी समय झांसी के राजा महाराज गंगाधर राव नेवालकर के लिए एक योग्य जीवन संगिनी की खोज चल रही थी। जब उन्होंने मनु के बारे में सुना, उसकी शिक्षा, उसका साहस, उसका आत्मविश्वास, तो उन्होंने तुरंत कहा, यही वह स्त्री है जो झांसी की रानी बन सकती है। वर्ष था 1842। मनु का विवाह महाराज गंगाधर राव से हुआ। विवाह के साथ एक रानी का जन्म। रानी लक्ष्मीबाई झांसी पहुंची तो उन्होंने केवल रानी का मुकुट नहीं पहना, उन्होंने उत्तरदायित्व पहना। वे दरबार में बैठती थी, मंत्रियों की बातें सुनती थी, सेना की व्यवस्था समझती थी। उन्होंने देखा किसान करों से दबे थे, सैनिकों को सही प्रशिक्षण नहीं मिल रहा था, अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ रहा था और उन्होंने चुप रहना नहीं चुना। रानी ने अपना युद्ध अभ्यास जारी रखा। हर सुबह तलवार, घुड़सवारी, भाला। झांसी की सेना पहली बार एक स्त्री को युद्ध कला सिखाते हुए देख रही थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे, स्त्री युद्ध क्या लड़ेगी, लेकिन रानी कुछ नहीं कहती थी। वे केवल अभ्यास करती थी, क्योंकि उन्हें आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। अंग्रेजों का फैलता जाल। ये वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी राजा नहीं, व्यापारी बनकर आई थी और शासक बन गई थी। अंग्रेजों की नीति स्पष्ट थी, भारतीय राजा आपस में लड़ते रहे और हम राज करते रहे। अंग्रेज अंधियाओं कराते, कर बढ़ाते, सेना अपने हाथ में लेते और फिर राज्य हड़प लेते। धीरे धीरे भारत के नक्शे से राज्य गायब हो रहे थे और इसी राजनीति का सबसे खतरनाक हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति को लाया लॉर्ड डलहौजी। इसके अनुसार यदि किसी राजा का स्वयं का पुत्र नहीं है तो वह राज्य ब्रिटिश सरकार का होगा। यह कानून नहीं था, यह लूट की योजना थी। महाराज गंगाधर राव निसंतान थे। यह बात अंग्रेजों को भली भांति ज्ञात थी। रानी लक्ष्मीबाई इस खतरे को समझती थी। उन्होंने कई बार अंग्रेज अधिकारियों से कहा, झांसी एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन अंग्रेज मुस्कुराते थे क्योंकि वे समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्ष 1851। झांसी के महल में खुशी का वातावरण था। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव हुआ, तोपें चली, मंदिरों में घंटे बजे। लेकिन यह खुशी बहुत अल्पकालिक। कुछ ही महीनों में शिशु का देहांत हो गया। यह क्षण रानी के जीवन को अंदर से तोड़ गया, लेकिन उन्होंने आंसू नहीं बहाए। कुछ समय बाद महाराज गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें आभास था कि उनका अंत निकट है। मृत्यु से पहले उन्होंने एक बालक को गोद लिया, दामोदर राव। उन्होंने अंग्रेज सरकार को पत्र लिखा, मेरे पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी माना जाए। रानी लक्ष्मीबाई उस समय वहीं खड़ी थी। उन्होंने सोचा अब झांसी सुरक्षित है, लेकिन वे अंग्रेजों को कम आंक रही थी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा, गोद लिया हुआ पुत्र राजा नहीं माना जाएगा, और एक आदेश के साथ झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को केवल एक पेंशन दी गई, वह ऐतिहासिक क्षण। रानी ने अंग्रेज अधिकारी की आंखों में देखकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
यह वाक्य इतिहास में आग बनकर फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई अब केवल रानी नहीं थी, वे एक चुनौती बन चुकी थी। अंग्रेज समझ चुके थे झांसी आसान नहीं होगी और आने वाला समय केवल राजनीति का नहीं, युद्ध का था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह वाक्य अब केवल झांसी तक सीमित नहीं था। यह शब्द हवा में तैरने लगे थे। अंग्रेज समझ चुके थे यह स्त्री सिर्फ विरोध नहीं करेगी, यह लड़ेगी। रानी लक्ष्मीबाई ने दरबार बुलाया। मंत्रियों, सेनापतियों और विश्वसनीय लोगों से कहा, अंग्रेज हमें नहीं छोड़ेंगे। यदि झांसी बचानी है तो युद्ध अनिवार्य है। रानी ने झांसी के किले को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू किया। किले की दीवारें मजबूत की गईं, हथियार इकट्ठा किए गए, सैनिकों को नियमित अभ्यास कराया गया। अब कहानी में एक और नाम आता है, झलकारी बाई। झलकारी बाई एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उनकी वीरता असाधारण थी। संयोग ऐसा था कि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई से बहुत मिलती जुलती थी, चेहरा, कद, चाल, सब कुछ। रानी लक्ष्मीबाई ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जब देश संकट में हो तो स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। इस सेना में गांव की महिलाएं, किसान की बेटियां और विधवाएं भी शामिल थीं। झलकारी बाई इस सेना की प्रमुख बनी। रानी ने झलकारी से कहा, अगर कभी झांसी पर सबसे बड़ा संकट आए तो तुम्हें मेरे स्थान पर खड़ा होना होगा। झलकारी ने उत्तर दिया, रानी, अगर मेरी मृत्यु से आप जीवित रहे तो यह सौभाग्य होगा। झांसी का पहला संघर्ष। अंग्रेज चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने झांसी पर फिर से अधिकार करने की योजना बनाई। जनरल हीरोज को आदेश दिया गया, झांसी पर हमला करो। अंग्रेज सेना तोपों और बंदूकों के साथ झांसी की ओर बढ़ी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया। तोपें दागी गईं, लेकिन झांसी झुकी नहीं। किले के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई स्वयं खड़ी थी। वे सैनिकों से कहती थीं, जब तक मैं जीवित हूं झांसी नहीं गिरेगी। युद्ध के सबसे कठिन क्षण में रानी ने अपनी योजना लागू की। झलकारी बाई रानी के वेश में किले से बाहर निकली। अंग्रेजों ने समझा रानी मिल गई। पूरी अंग्रेजी सेना उसी दिशा में उलझ गई और उसी समय असल रानी दूसरी ओर से रणनीति बना रही थी। झलकारी बाई पकड़ी गई। अंग्रेज अधिकारी ने पूछा, तुम ही झांसी की रानी हो? झलकारी ने गर्व से कहा, हां, मैं झांसी की रानी हूं। और उसी क्षण उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया। झलकारी बाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रानी लक्ष्मीबाई अब भी जीवित थी, लेकिन अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था। झांसी की अंतिम सुबह। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। तोपों की गर्जना रात भर गूंजती रही थी और किले के भीतर रानी लक्ष्मीबाई पूर्ण शांति के साथ खड़ी थी। जनरल हीरोज की सेना चारों दिशाओं से झांसी को घेर चुकी थी। अंग्रेजों के पास थे भारी तोपखाने, प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक, आधुनिक हथियार और झांसी के पास था सीमित संसाधन, कम सैनिक लेकिन अदम्य साहस। किले के एक कोने में छोटा सा बालक शांत बैठा था, दामोदर राव। रानी उसे देखती थी। एक मां का हृदय कांप उठता था, लेकिन उसी क्षण एक रानी का हृदय और कठोर हो जाता था। उन्होंने स्वयं से कहा, अगर मैं झुक गई तो यह बच्चा गुलाम बनेगा। अंग्रेजों की तोप किले की एक दीवार तोड़ चुकी थी। धुआं, पत्थर, चीखें। अंग्रेज सैनिक किले के भीतर घुसने लगे। अब युद्ध दीवारों के बाहर नहीं, अंदर आ चुका था। अंतिम संघर्ष। रानी समझ चुकी थी झांसी अब नहीं बच सकती, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में सदियों तक गूंजेगा। किले के अस्तबल में एक घोड़ा खड़ा था, नाम बादल। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, यह रानी का साथी था, युद्धों में साथ देने वाला। रानी उसके पास गई और धीरे से कहा, आज आखिरी बार मुझे निराश मत करना। रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को उठाया, उसे अपनी पीठ से बांधा। एक मां का हृदय रो रहा था, लेकिन एक योद्धा की आत्मा आदेश दे रही थी। किले की प्राचीर, नीचे गहरी खाई, पीछे अंग्रेज सैनिक, सामने अंधकार। रानी ने बादल की लगाम खींची और कूद पड़ी। घोड़ा उछला, धरती हिली, और जब धुआं छौंटा तो रानी झांसी से बाहर थी, जीवित, स्वतंत्र। अंग्रेज सैनिक देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने इतिहास घट चुका था। एक स्त्री अपने बच्चे के साथ मृत्यु को चुनौती देकर निकल चुकी थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, यह स्त्री नहीं, यह कोई दैवी शक्ति है। रानी के जाने के बाद झांसी टूट गया। अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया।
लूट, आगजनी, निर्दोषों की हत्या। झांसी रो रही थी, लेकिन झांसी जानती थी उसकी रानी अभी जीवित है। रानी लगातार यात्रा करती रही। घोड़ा थक चुका था, लेकिन रुका नहीं। रात, जंगल, नदियां। रानी के मन में एक ही विचार था, मुझे फिर लड़ना है। झांसी हाथ से निकल चुकी थी। अब यह संघर्ष केवल झांसी का नहीं, पूरे भारत का था। और अगला पड़ाव था कालपी, क्योंकि झांसी तो चला गया था, पर युद्ध अभी जीवित था। कालपी, यह केवल एक स्थान नहीं था, यह अगली आशा था। रानी जानती थी अकेली तलवार इतिहास बदल सकती है, लेकिन एकजुट सेना साम्राज्य गिरा सकती है। कालपी में एक व्यक्ति पहले से प्रतीक्षा कर रहा था। नाम तात्या टोपे, नाना साहेब का सेनापति, रणनीति का उस्ताद और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। जब तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को देखा तो उन्होंने सिर झुकाया और कहा, आज क्रांति को अपनी रानी मिल गई है। कालपी में विभिन्न रजवाड़ों के सैनिक इकट्ठा होने लगे। झांसी के बचे हुए योद्धा, कानपुर के विद्रोही, ग्रामीण स्वयंसेवक। रानी लक्ष्मीबाई अब केवल झांसी की रानी नहीं थी, वे स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक बन चुकी थी। जहां वे जाती, लोग जुड़ते जाते। अंग्रेज चुप नहीं थे, उन्हें पता चल चुका था रानी जीवित है और वह अकेली नहीं है। अंग्रेज सेना तेजी से कालपी की ओर बढ़ रही थी। तोपें, घुड़सवार, यूरोपीय सैनिक और कालपी में कम हथियार, कम बारूद, लेकिन असीम साहस। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की गड़गड़ाहट यमुना की लहरों से टकराई। रानी घोड़े पर सवार होकर मोर्चे पर पहुंची। सैनिकों को देखकर बोली, आज यदि हम गिरे तो आने वाली पीढ़ियां खड़ी होंगी। युद्ध लंबा चला। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक साहस से लड़ रहे थे, लेकिन संसाधन कम पड़ रहे थे। एक के बाद एक योद्धा गिरने लगे। कालपी भी रोक नहीं सका। अंग्रेज सेना नगर में घुस आई। तात्या टोपे ने कहा, हमें पीछे हटना होगा। एक और प्रस्थान, ग्वालियर की धरती। रानी लक्ष्मीबाई फिर घोड़े पर सवार हुई। इस बार दिशा थी ग्वालियर। वहां अभी भी संभावना जीवित थी। कालपी हाथ से निकल गया। वे जानती थी अंतिम युद्ध अब दूर नहीं है और ग्वालियर निर्णय करेगा इतिहास किसे याद रखेगा। ग्वालियर, यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह मराठा शक्ति का प्रतीक था। ग्वालियर पहुंचते ही रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य नेताओं ने सभा बुलाई। रानी ने कहा, अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं है, यह अंतिम चरण है। ग्वालियर का किला अब क्रांतिकारियों के पास था। तोपे, बारूद, ऊंचाई का लाभ, सब कुछ मौजूद था, लेकिन एक चीज की कमी थी, समय। अंग्रेज तेजी से ग्वालियर की ओर बढ़ रहे थे। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई बदल चुकी थी। अब वे केवल झांसी की रानी नहीं थी, वे युद्ध की मूर्ति बन चुकी थी। पुरुषों जैसा वेश, सिर पर पगड़ी, कमर में तलवार। सैनिक उन्हें देखकर सीधे खड़े हो जाते। अंग्रेज सेना जनरल हीरोज के नेतृत्व में ग्वालियर पहुंच चुकी थी। इस बार वे कोई गलती नहीं करना चाहते थे। आदेश साफ था, रानी लक्ष्मीबाई को जीवित या मृत पकड़ा जाए। रानी ने सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज जीत या हार इतिहास तय करेगा, लेकिन हमारा साहस कभी नहीं हारेगा। सैनिकों ने तलवारें उठाई, नारे गूंजे, सब कुछ तैयार था। दो सेनाएं आमने सामने थी। एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति, दूसरी ओर एक स्त्री जिसने हार मानना नहीं सीखा। अगला सूरज निर्णय लेकर आने वाला था। अंतिम सुबह, 18 जून 1858। ग्वालियर की धरती आज रक्त मांग रही थी। जैसे ही पहली अंग्रेजी तोप दहाड़ी, धरती कांप उठी। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार थी, सिर पर पगड़ी, हाथ में तलवार। रानी ने कहा, आज जो गिरेंगे वे मरेंगे नहीं, वे अमर होंगे। रानी ने सीधे मोर्चे की ओर घोड़ा दौड़ाया। भारतीय सैनिक गर्जना करते हुए उनके पीछे बढ़े। तलवारें टकराईं, गोली चली, रक्त बहा, लेकिन रानी रुक नहीं रही थी। अंग्रेज सैनिक स्तब्ध थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक स्त्री इस प्रकार युद्ध का नेतृत्व करेगी। रानी की तलवार जहां पड़ती वहां मार्ग बन जाता। एक अंग्रेज अधिकारी चिल्लाया, उसे गोली मारो, उसे रोको, लेकिन रानी हर वार से आगे बढ़ती रही। अचानक एक गोली रानी के शरीर को छूकर निकल गई। एक तलवार उनके कंधे को चीरती हुई निकली, रक्त बहा, लेकिन रानी ने लगाम नहीं छोड़ी। उन्होंने स्वयं से कहा, अभी नहीं। युद्ध के बीच एक घातक वार रानी को लगा। घोड़ा रुक गया। रानी घोड़े से उतरी, तलवार अब भी हाथ में थी। उन्होंने चारों ओर देखा, अंग्रेज सैनिक घेर रहे थे। रानी जान चुकी थी समय आ गया है। उन्होंने पास खड़े एक साधु से कहा,
मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगने पाए। यह उनका अंतिम आदेश था। कुछ ही क्षणों बाद रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। जब अंग्रेज अधिकारियों को पता चला कि यह वही स्त्री थी तो वे मौन रह गए। अंग्रेज सेनापति ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। यह दुश्मन की ओर से दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। उनके विश्वस्त सैनिकों ने वहीं उनका अंतिम संस्कार किया और उसी आग में एक शरीर नहीं, एक युग समाहित हो गया। रानी लक्ष्मीबाई मृत नहीं हुई, वे इतिहास बन गई, वे प्रेरणा बन गई। युद्ध समाप्त हो चुका था। रानी लक्ष्मीबाई अब इस संसार में नहीं थी, लेकिन उनका प्रभाव युद्ध भूमि से कहीं आगे फैल चुका था। अंग्रेज जीत तो गए थे, पर वे जानते थे उन्होंने एक शरीर को हराया है, आत्मा को नहीं। रानी लक्ष्मीबाई एक व्यक्ति नहीं थी, वे एक विचार थी। वह विचार जो कहता है स्वतंत्रता मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। नारी कमजोर नहीं होती, उसे कमजोर बनाया जाता है। अगर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई न होती तो शायद भारत इतनी जल्दी जागता नहीं। उन्होंने लड़ना सिखाया, मरना नहीं, डटकर जीना सिखाया। यदि यह गाथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन। जय हिंद।